So, anticoagulants and neuraxial anesthesia. Before I discuss individual anticoagulants or neuraxial techniques से related to उसकी जो temporal perspective, सबसे पहले we need to know कि कौन से ऐसे anticoagulants हैं जो आप दे सकते हो पोस्ट ऑपरेटिवली विद एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस। कि कोई भी न्यूरेक्सियल कैथेटर आपका पड़ा हुआ है जिससे आप डोजिंग पोस्ट ऑप दे रहे हो पेन कंट्रोल के लिए, और एट द सेम टाइम आप एंटी कोगुलेशन भी जारी रख सकते हो। सो वो सिर्फ 3 ड्रग्स हैं। नंबर 1 कि इफ़ द पेशेंट इज़ रिसीविंग लो मोलिकुलर वेट हेपरिन की सिर्फ प्रोफिलैक्टिक डोज, और वो प्रोफिलैक्टिक डोज वंस डेली वाली डोज हो विच इज़ 40 mg/d। तो अगर पेशेंट ये डोज ले रहा है तो आप पोस्ट ऑपरेटिवली कैथेटर इन प्लेस एंटीकोगुलेशन विद लो मोलिकुलर वेट हेपरिन प्रोफिलैक्टिकली कर सकते हो। डोज भी जारी है एपिड्यूरल की और एंटीकोगुलेशन की डोज भी जारी है। सेकेंडली, अगर पेशेंट अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की इंट्रावीनस डोज ले रहा है, सो आप ऐसे केस में भी एपिड्यूरल कैथेटर को इन प्लेस रखते हुए एंटीकोगुलेशन कर सकते हो। और थर्डली, अगर पेशेंट वारफरिन ले रहा है, बिलीव इट और नॉट, आप अगर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वारफरिन मिलनी है तो बिलीव इट और नॉट आप पोस्ट ऑपरेटिव वारफरिन स्टार्ट करके कर सकते हो विद एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस जिसमें डोज जारी है। और हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे कि फिर आपने कैथेटर रिमूव करने से पहले कितनी देर कोई ड्रग रोकना है, और कैथेटर रिमूव होने के बाद उसको दोबारा कंटिन्यू कितने घंटे में करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो द वे वी विल डिस्कस इट कि इस तरह का एक हम ब्रैकेट्स होंगे जिसमें एक वैल्यू यहाँ पे होगी और ये वैल्यू होगी कि पेशेंट को जब आप न्यूरेक्सियल प्रोसीजर करने लगे विच इज़ स्पाइनल या एपिड्यूरल, तो उससे कितने घंटे या दिन पहले आपने जो वेट करना है बिफोर द लास्ट डोज कि आप प्रोसीजर परफॉर्म करो। जैसे लेट से अगर मैं इधर लिखता हूँ 12 आवर्स, इसका मतलब हुआ कि जो भी वो ड्रग है उसकी लास्ट डोज 12 घंटे या उससे ज़्यादा देर उसको गुजर गए हों, फिर आप स्पाइनल लगाओगे। पेशेंट को अगर 8 बजे एक डोज गई है उस ड्रग की, तो फिर आप, और उसका 12 घंटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि आप सुबह एटलीस्ट 8 बजे आप वो स्पाइनल लगा सकते, 6 बजे नहीं लगा सकते क्योंकि 6 बजे उसको सिर्फ 10 घंटे गुजरे होंगे। इसके बाद जो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखूँगा कॉमे के बाद, वो वैल्यू होगी कि वो स्पाइनल या एपिड्यूरल जो भी आपने लगाया है उसको लगाने के कितने घंटे बाद आप एंटीकोगुलेशन की डोज दे सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्रग की वैल्यू 6 आती है यहाँ पे आवर्स, तो अगर आपने 8 बजे स्पाइनल लगाया है या एपिड्यूरल दिया है तो अब आप 2 बजे उसकी डोज दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। तो ये एटलीस्ट वो आवर्स होंगे या डेज़ होंगे जो एलैप्स कर जाएँ, जिसके बाद आप दोबारा एंटीकोगुलेशन की डोज दे सकते हो स्पाइनल या एपिड्यूरल प्रोसीजर को परफॉर्म होने के बाद। उसके बाद एक वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगा, ये सबकी नहीं होगी, कुछ कुछ की होगी, और ये वो वैल्यू होगी कि अगर आपने कैथेटर इन प्लेस रखा हुआ है और अब आपने कैथेटर निकालना है, तो आपने एपिड्यूरल कैथेटर निकालने से पहले जो एंटीकोगुलेशन की डोज दी गई है उसको कितना घंटा एटलीस्ट गुजर जाए, फिर आप कैथेटर निकाल सकते हो। सो लेट से एक ड्रग है जिसकी वैल्यू इधर 6 आवर्स आती है, तो दैट वुड मीन कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 6 बजे शाम के डोज दी है एंटीकोगुलेशन की, तो अब आप जो कैथेटर रिमूव करोगे वो एटलीस्ट 12 बजे रिमूव करोगे रात के, जो 6 घंटे गुजर गए, इससे पहले रिमूव नहीं कर सकते। और इस कॉमे के बाद जो मैं वैल्यू लिखूँगा वो वैल्यू होगी कि जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया है एपिड्यूरल, अब कितने घंटे गुजर जाएंगे तो आप दोबारा वो डोज स्टार्ट कर सकते हो एंटीकोगुलेशन की। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मेट एंड वी विल स्टार्ट विद हम स्टार्ट करेंगे विद लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर 10 इनहिबिटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर 10 इनहिबिटर्स। ठीक है, सो इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक इंट्रावेनस होती हैं और एक ओरल होती हैं। सो इंट्रावेनस में वी हैव फोंडापाइनेक्स, वेरी यूजफुल ड्रग्स, वेरी यूजफुल ड्रग क्योंकि ऑब्वियसली हिट में भी यूज़ होता है। सो वी नो फ्रॉम आवर नॉलेज एज डिस्कस्ड प्रीवियसली कि फोंडापाइनेक्स को आप पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं दे सकते अगर आपने एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस रखा हुआ है।
आपने एपिड्यूरल जो भी कैथेटर इन प्लेस रखा है उससे आप बेशक रखो, बेशक उसमें डोजेस दो, बट आप फोंडा को नहीं दे सकते। ओके, सो इसका ब्रैकेट इस तरह बनता है, आवर्स में है ये ब्रैकेट, आवर्स में, ठीक है। जिनका डेज में होगा मैं डेज में लिख दूँगा। इट विल बी 36 आवर्स कॉमा 6 आवर्स। दैट मीन्स कि फोंडा पेरिनक्स की डोज एटलीस्ट 36 आवर्स पहले गई हो, ठीक है। और 36 आवर्स का मतलब 1.5 दिन ही बन जाता है ना। सो एटलीस्ट 36 आवर्स गुजर गए हो लास्ट डोज को, फिर आप एपिड्यूरल या स्पाइनल परफॉर्म कर सकते हो। और वो जो आपने एपिड्यूरल या स्पाइनल परफॉर्म किया है उसके 6 आवर्स बाद यू कैन रीस्टार्ट फोंडा पेरिनक्स। ओके, सो दैट इज़ अबाउट फोंडा पेरिनक्स। क्या आप फोंडा पेरिनक्स को दे सकते हो विद एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस? ऑब्वियसली नो, यू कैंट, ठीक है। बट अगर आप एपिड्यूरल डोजिंग दे रहे हो और अब आपने एपिड्यूरल कैथेटर को रिमूव कर दिया 1 या 2 दिन बाद, तो अब आप फोंडा पेरिनक्स को क्या कब स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि अब तो कैथेटर आप रिमूव कर दिया ना आपने, अब आपने स्टार्ट करना है। तो अगेन यू विल वेट फॉर 6 आवर्स आफ्टर कैथेटर रिमूवर, और अब आप फोंडा पेरिनक्स को स्टार्ट कर सकते हो। द इम्पोर्टेंट नोट अबाउट फोंडा पेरिनक्स इज कि अगर पेशेंट की क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 50 आती है, देन एक सिर्फ डिफरेंस आएगा, वो आएगा कि जो 36 आवर्स का प्री ऑपरेटिव वेट है जो आपने करना है लास्ट डोज से, अब ये बढ़ के 72 आवर्स हो जाएगा। यानी अगर किसी भी पेशेंट की क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 50 है और उसको फोंडा पेरिनक्स मिल रहा है, तो अब आप कोई भी न्यूरोडेक्सल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले 36 आवर्स नहीं बल्कि 72 आवर्स का वेट करोगे, विच इज़ 3 डेज, ठीक है। So that's about found out paradox. Next up we have oral factor 10 inhibitors, ठीक है। बाकी सारे उसमें आपके पास ऑप्शंस क्या जाती हैं, उसमें आपके पास आ जाते हैं रिवारोक्साबैन, एपेक्साबैन एंड एंडोक्साबैन। सो फॉर मोस्ट ऑफ दीज इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एस्रा और ईसरा वगैरह की ना बड़े डिफरेंसेस हैं, और जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियलिटी होती है यूजुअली दे डोंट आस्क यू अबाउट इट। बट जो एस्रा है वो वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट दीज ड्रग्स। और मोस्टली क्योंकि ये ड्रग्स की जो इम्प्लीकेशन है वो कोविड के बाद हैं, क्योंकि कोविड में बहुत डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स आए हैं, तो उसके बाद स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन एस्रा ने रिकमेंडेशन दे दी हुई है, तो एस्रा की रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ द पेशेंट इज़ टेकिंग रिवारोक्साबैन तो उसका ब्रैकेट कुछ भी बनता है 72, और ये आवर्स में होगा, यस ये आवर्स में होगा। सो 72 आवर्स का आपका वेट होगा, यानी 3 डेज़ का वेट होगा रिवारोक्साबैन की लास्ट डोज को गए हुए, फिर ही आप न्यूरोडेक्सल एनेस्थीसिया कंडक्ट कर सकते हो। और न्यूरोडेक्सल एनेस्थीसिया कंडक्ट करने के 6 घंटे बाद आप डोज दे सकते हो। क्या आप रिवारोक्साबैन को स्टार्ट कर सकते हो जब आपने कैथेटर एपिड्यूरल का रखा हुआ है? नो, नेवर, ठीक है। और बाकी जितने भी ओरल इनहिबिटर्स हैं उसमें भी सेम इज़ ट्रू। वाई? बिकॉज वी नो कि सिर्फ ये 3 जो ड्रग्स हैं ये वालों को ही आप सिर्फ दे सकते हो विद एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस, ठीक है। सो नो, यू कैन नॉट गिव इट विद एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस। लेकिन जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया 1 या 2 दिन बाद, तो उसके बाद आप फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हो रिवारोक्साबैन को, मतलब फ़ौरन, क्योंकि ये ओरल डोज है ना, तो ओरल को वैसे भी सिस्टमिकली रीच करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। सो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट ओरल एंटीकोगुलेंट फैक्टर 10 इनहिबिटर आफ्टर रिमूविंग एपिड्यूरल कैथेटर, ठीक है। सो दैट इज़ रिवारोक्साबैन। उसके बाद एपेक्साबैन, एपेक्साबैन को आप अगेन 7, इसका ब्रैकेट भी 72-6 है, और इसका जो डिफरेंस है सिर्फ ये है कि जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया, कैथेटर इन प्लेस हो तो आप ऑब्वियसली नहीं दे सकते इसको, लेकिन रिमूव करने के बाद आपने एटलीस्ट 5 आवर्स का वेट करना है, सिर्फ ये डिफरेंस है इसका, बाकी सब कुछ सेम है इसका। उसके बाद एंडोक्साबैन, जो एंडोक्साबैन है इसका भी ब्रैकेट इज़ एग्जैक्टली लाइक रिवारोक्साबैन, 72 आवर्स, 6 आवर्स, x 0। सो आई रियली डाउट कि कोई आपसे ये वाले आर्म्स पूछ रहा होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर कि प्री ऑपरेटिवली कितनी आवर्स का वेट है या कितने दिन, ये तीन दिन बनते हैं 72 आवर्स, और
प्रोसीजर के कितने बार आप स्टार्ट कर सकते हो. सो फॉर ऑल ऑफ दैम इट इज़ 72/6 oral factor 10 inhibitor 72/6 hours. Right, so we're done with the uh, factor 10 inhibitors. Next up we have एंटी प्लेटलेट एजेंट्स. ठीक है, अब एंटी प्लेटलेट में जो सबसे ईजी है वो एस्प्रिन है. ठीक है, तो एस्प्रिन का 0 0 0 0 ही बनता है, बिकॉज एस्प्रिन को कॉन्टिन्यू रखा जा सकता है, न्यूरोक्सिल आप कंडक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर विद एस्प्रिन. एस्प्रिन में सिर्फ यही चीज़ है कि अगर एस्प्रिन के साथ आप एक और चीज़ दे रहे हो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक एस्प्रिन एंड हेपरिन जा रही है किसी को, दैन इट हैज़ टू बी वेरी वेरी, क्योंकि फिर वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. बट एनीवेज इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कोई नहीं बनाएगा. इफ़ पेशेंट इज रिसीविंग एस्प्रिन, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रीजन, इमीडिएटली पोस्ट ऑप भी स्टार्ट कर सकते हो, कैथेटर रख सकते हो, कैथेटर को रिमूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर. चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं विद क्लोपिडोग्रेल. जो आपके P2Y12 इनहिबिटर्स हैं ना, P2Y12 रिसेप्टर के जो इनहिबिटर्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोपिडोग्रेल. सो क्लोपिडोग्रेल जो पेशेंट ले है उसकी ब्रैकेट बनता है, डेज में बनता है ब्रैकेट 5 to 7 days, कॉमा 0 to 6 hours. Okay, so with clopidogrel आपको लास्ट डोज को गए एटलीस्ट 5 to 7 days गुजर गए हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिग्निफिकेंटली स्पाइनल हेमाटोमा का रिस्क कैरी करता है. इसलिए और इरिवर्सिबल इनहिबिशन की वजह से प्लेटलेट को 7 से 10 days लगते हैं नई प्लेटलेट्स बनने. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर इसको स्पाइनल हेमाटोमा बनना शुरू हो गया तो, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं उनको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहे हैं. सो 5 से 7 days का वेट है. और जब आपने न्यूरोक्सिल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया तो आप अगली डोज कब ले सकते हो, 0 से 6 hours बाद आप नेक्स्ट डोज दे सकते हो. ठीक है, यानी कि अगर सुबह सर्जरी हुई है तो पेशेंट को जो क्लोपिडोग्रेल की डोज है वो शाम में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जो क्लोपिडोग्रेल पेशेंट ले रहा होता है वो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट होता है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जब 5 से 7 days क्लोपिडोग्रेल को होल्ड किया हुआ है तो उस दौरान पेशेंट का थ्रोम्बोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा है. ऑलरेडी वो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है, और आप उसको वो हेपरिन ब्रिज वाला काम करते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब सब कुछ रखा हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसको भी जल्दी स्टार्ट कर लो. ठीक है, एंड लकीली आप विद इन 6 hours स्टार्ट कर सकते हो. तो इवनिंग पे, सर्जरी की इवनिंग पे यू कैन स्टार्ट क्लोपिडोग्रेल आफ्टर न्यूरोक्सिल एनेस्थीसिया. ठीक है, नाउ यू विल आस्क व्हाट अबाउट एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस. So you should not keep catheters in place. You should remove the catheters. You should not. मतलब there are ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके क्लोपिडोग्रेल रखो, लेकिन nobody is going to ask them, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियलिटी है कि it's better कि we not go over that. It's better to not go over it. बस ये पता होना चाहिए कितनी देर दिनों का वेट है और प्रोसीजर के कितने घंटों बाद आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर कीपिंग एपिड्यूरल कैथेटर इन प्लेस, डू नॉट, चलो मैं ये बता ही देता हूँ, इफ़ यू आर कीपिंग कैथेटर इन प्लेस, डू नॉट गिव क्लोपिडोग्रेल, डू नॉट गिव क्लोपिडोग्रेल. और अगेन जब आपने कैथेटर रिमूव कर दिया तो ये 0 से 6 hours बाद कैथेटर रिमूव बाद डोज दे सकते हो. ओके, लेट्स कीप इट दैट वे. प्रासुग्रल. ठीक है, प्रेसोग्रल कभी 7 से 10, इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 7 से 10 days. ये जो क्लोपिडोग्रेल है यही सबसे इंपॉर्टेंट है. जो आगे मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, यू कैन फॉरगेट इट, इनको इतना खास नहीं, लेकिन सबका 0 से 6 hours है उसके बाद. ठीक है, मैं अगर टाइक्लोपिडीन की बात करूँ, टाइक्लोपिडीन का 10 से 14 का बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और बाकी 0 से 6 hours. अगर उसके बाद मैं बात करूँ टाइकाग्रेलर की, तो टाइकाग्रेलर का भी जो मसला भी है कि 5 से 7 days एट क्लोपिडोग्रेल की तरह ही, एंड
पोस्ट ऑफ 006। अब आप यू विल आस्क के अगर एक ऐसा पेशेंट है कि जो कोई P2Y12 इनहिबिटर्स ले रहा है, क्या कोई ऐसा भी ड्रग है जिसकी कोई बहुत छोटी सी हाफ लाइफ हो सॉर्ट ऑफ, ताकि हम उस ड्रग को कंटिन्यू करते रहें और पेशेंट को थ्रोम्बोसिस का रिस्क ना रहे और एंड में जाके छोड़ें और न्यूरोएक्सल एनेस्थीसिया भी कंडक्ट कर सकें। तो यस वी हैव वन। और ये शायद एक अगर कभी क्वेश्चन आए तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ये रीसेंट ड्रग है। इट इज़ विच इज़ कैनग्रेलर कैनग्रेलर कैनग्रेलर। ठीक है, सो द ड्रग कैनग्रेलर, कैन को इसलिए याद रखो कि वी कैन यूज़ इट कैनग्रेलर। इसका ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी गुड। 3 आवर्स का सिर्फ आपको चाहिए प्री ऑपरेटिव फास्ट ऑफ दिस ड्रग। लास्ट डोज एटलीस्ट 3 आवर्स पहले जाए, लास्ट डोज को गुजरे हुए एटलीस्ट 3 आवर्स गुजरे हो, और पोस्ट ऑपरेटिव भी आप 8 आवर्स बाद स्टार्ट कर सकते। दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग जो कि पेशेंट को थ्रोम्बोसिस की जो वो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर देगा, आपको इतना लंबा रोकने नहीं पड़ रहा। अब पोस्ट ऑपरेटिवली 8 आवर्स। सो दैट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग। और आप कैथेटर अगर आपने रखा हुआ है तो आपने उसको नहीं देना, और कैथेटर रिमूव करने के भी 8 घंटे बाद आप इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। सो कैनग्रेलर इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग। दैट इज़ वन एक्सेप्शन इन P2Y12 इनहिबिटर्स जिसका बहुत कम वेट है, और आप पेशेंट को जो भी कर रहे हो थ्रोम्बोसिस का रिस्क ना वाकई मिनिमाइज़ करो। राइट, सो वी आर डन विद द एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। और वो जो ड्रग सेलोस्टाजोल और इस तरह के ड्रग्स हैं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल आस्क यू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो GP2B3 इनहिबिटर्स होते हैं। सो जो GP2B3 इनहिबिटर्स हैं ये होते हैं आपके टारोफेबान, एप्टेफेबिटाइड, मुश्किल नाम है, एप्टिफिबटाइड, और जो तीसरा वो एप्सिक्सिमैब है। सो जो टारोफेबान है इसका जो ब्रैकेट है वो है 4 से 8 आवर्स, और जो ये ब्रैकेट है ये एप्टिफिबटाइड के लिए भी है। सो 4 से 8 आवर्स का वेट होगा बिफोर जो लास्ट डोज एटलीस्ट को गुजरे, एटलीस्ट टाइम अलैप्स हो जाए बिफोर यू कैन परफॉर्म एनेस्थीसिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद आप इसको पोस्ट ऑपरेटिवली 1 महीने तक नहीं स्टार्ट कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि यू कैनॉट गिव दिस ड्रग आफ्टर स्पाइनल, यानी 1 महीने तक। और एपिड्यूरल के कैथेटर भी आपने इन प्लेस रखा है ना, आप उसके इन प्लेस रखते वक्त दे सकते हो, और उसको निकालने के भी 4 वीक्स बाद जाके आप कहीं जाके कोई डोज दोगे। इट्स एज़ गुड एज सेइंग कि इसको आप दे ही नहीं सकते। सो 1 महीने का वेट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन ड्रग्स के बारे में कॉन्सेप्ट, कि इसको अगर आप प्री ऑपरेटिव दे रहे हो तो पोस्ट ऑप आप एक तरह से शुरू ही नहीं करोगे, इतना लंबा वेट होगा। और अगर हमें एप्सिक्सिमैब की बात करें तो इसका प्री ऑफ 1 से 2 डेज़ है, इसका थोड़ा लंबा है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ लंबी होती है, और अगेन 4 वीक्स पोस्ट ऑफ। So that is about GP2B3 inhibitor. The rest is the one I'll talk about in the next video.